नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अब धीरे धीरे ऑनलाइन एग्जाम का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ा है और कोविड महामारी के दौर में यही कुछ विकल्प हैं जो कि परीक्षा कराने के लिए इस वक्त तमाम एजेंसियों के सामने हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के साथ ही ऑनलाइन हैकिंग का सिस्टम मैं कहूं कि तेजी के साथ पनपता दिख रहा है। हाल के कुछ महीनों में दुनिया भर में अलग अलग ऑनलाइन एग्जाम के दौरान हैकर्स ने उसमें घुसपैठ की और दूर बैठकर किसी अपने कैंडिडेट को पास कराने की कोशिशें भी की गई हैं। ऐसा ही एक गिरोह पकड़ा गया जहां पर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तेजी के साथ ऑनलाइन एग्जाम का प्रचलन बढ़ा है, उसी तेजी के साथ क्या इसकी हैकिंग की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, यानी कि खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और जो ऑनलाइन एग्जाम है उसे सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके की चुनौतियां हैं। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ऑनलाइन एग्जाम के बीच में हैकर्स इससे दूर रहें, इस सिस्टम को कैसे फुल प्रूफ बनाया जा सकता है या फिर नहीं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं जो समझाएंगे इस पूरे मसले को कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, उसकी चुनौतियां क्या होती हैं। वहीं दूसरी ओर जो नया प्रचलन है हैक करके अपने कैंडिडेट को पास कराने का, वो कैसे मुमकिन होता है और कैसे इसे हम रोक सकते हैं। प्रोफेसर आर कनारे हमारे साथ हैं, मेंबर हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। रक्षित टंडन हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। रक्षित, आपका स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा कनारे साहब आपसे कि जिस तरीके से अगर मैं एनटीए की बात करूँ जिसके पास दायित्व है एग्जाम कराने का, और कोविड के दौर में ज़्यादातर एग्जाम मजबूरी है या विकल्प नहीं हमारे सामने कि ऑनलाइन एग्जाम की तरफ ही बढ़ना पड़ रहा है, ऐसे में ये हैकिंग का खतरा कितना बड़ा आपको लगता है? जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिसको हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कह रहे हैं वो वास्तव में ऑनलाइन न होके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि जिस समय परीक्षा होती है वो सीधे नेट से कनेक्टेड नहीं है। ये पहली स्पष्टता की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई बाहर से प्रयास करता है हैकिंग करने का, उसको रोकने के समुचित साधन हैं। मैं बहुत संक्षेप में यदि कहूँ तो एक सिस्टम ये है कि पहले जब परंपरागत परीक्षा होती थी तो हम कमरा और सीट पहले से अलॉट कर देते थे। लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम जब कराना है तो व्यवस्था ये की जाती है कि किसी भी कैंडिडेट को केवल सिटी अलॉट हुआ और केंद्र अलॉट हुआ। लेकिन उस केंद्र में यदि 6 लैब हैं तो पहले से लैब अलॉट नहीं होती है। जब वो सेंटर पे पहुंचता है और अपना वेरिफिकेशन कर लेता है, उसके बाद रेंडमली लैब अलॉट होती है। लैब में पहुंचने के बाद वो वेरिफिकेशन करेगा और फिर रेंडमली उसको मशीन अलॉट होती है। तो यदि समुचित प्रबंध वहाँ किए हैं और सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, तो किसी हैकर के लिए ये संभव नहीं है कि किसी स्टूडेंट के पर्टिकुलर लैब और पर्टिकुलर कंप्यूटर की जानकारी उसको हो जाए और वो उसको हैक कर पाए। यानी तो कनाडा मुझे साहब ये कह लगता रहे है हैं कि कि जो अगर ये सिस्टम, व्यवस्था है, जो एग्जाम सीधे तौर पर इंटरनेट के जरिए नहीं है, यानी कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल मोड पे आप ले रहे हैं, लेकिन वो सीधे कनेक्टेड नहीं इंटरनेट के साथ, वहां जी, पर हैकिंग का खतरा नहीं है। जी। नहीं, ऑनलाइन एग्जाम जो भी होती है उसका मेथड ही ये है कि नेट के द्वारा केवल क्वेश्चन पेपर को पुश किया जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इसके बाद नेट कनेक्शन बंद कर दिया जाता है और जो एग्जाम सेंटर का सर्वर है उससे लेन से कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और उतना ही कनेक्टिविटी रहती है। बाहर के इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी उस समय न रहती है, न उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो रिस्पॉन्स है उसको भेजने के लिए केवल नेट कनेक्टिविटी दोबारा स्थापित की जाती है। ओके। इसीलिए मैंने शुरू में स्पष्ट किया कि जिसको हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कह रहे हैं, दैट इज़ ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो, और इसीलिए हैकिंग को आसानी से रोका जा सकता है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अभी जो सॉफ्टवेयर आए हैं टाइम फायरवॉल, वो जब लग जाता है और सारे आईपी मशीन के नंबर हमारे जो सर्वर है परीक्षा केंद्र पे, उस पे पहले से अंकित हों, तो अगर किसी भी और टर्मिनल से कोई भी प्रयास करेगा तो तुरंत चेतावनी मिल जाएगी सर्वर से कि कोई बाहर से प्रयास कर रहा है।
इसलिए ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लोग सिंसियरली काम करें जो सेंटर पे काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की हैकिंग को रोका जा सकता है, ओके ऐसा मेरा मानना है। रक्षित, क्योंकि जो दिल्ली में आईएफएसओ है, दिल्ली पुलिस की एक यूनिट, उसने जिस रैकेट को बस्ट किया है उसमें एक जो हैकर था वो रूस में बैठकर, और जो ऐसे एग्जाम जो कि अलग अलग देशों में एक साथ कंडक्ट होते हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जीमैट की बात हो रही है, जी सिस्को की बात हो रही है, आईबीएम ऑल एग्जाम कैप्ट की बात हो रही है, इस तरह के जो एग्जाम है इसको वो लोग ऑपरेट करते थे, इस पर घुसपैठ की कोशिश करते थे। ये कैसे मुमकिन होता है और क्या इसकी आशंका ज्यादा है, या फिर जैसे कि कहा कनारे साहब ने कि जो भारत में एग्जाम एनटीए ले रही है वहां पर वो एक तरीके से कंप्यूटर से जरूर है लेकिन सीधे तौर पर नेट से जुड़ा नहीं, इसलिए उसका खतरा नहीं है यहाँ पर हैकिंग का। देखिए सर, ऐसा है, अभी जैसे कन्हारे साहब ने बताया, बिल्कुल सही कहा। टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी की इश्यूज को हम फाइट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने आईपी लिस्ट्स को फिल्टर कर लिया, हम लोगों ने इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी हटा दी, लेकिन मैंने अभी जो देखा एक दो केसेस के अंदर जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, अगर एक टर्मिनल नेटवर्क के ऊपर है तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे पोर्ट्स खुले हों, कुछ आरडीपीस खुले हों, और कोई ना कोई इंटरनल जो सेंध करने वाले लोग होते हैं, जैसे जो टेस्टिंग सेंटर पे मान के चल रहे हैं कि जो जिसने नेटवर्क सर्वर पे पुश किया है क्वेश्चन पेपर को, नेटवर्क कनेक्टिविटी दी और फिर उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, और उस लैन कनेक्टिविटी के अंदर मान लो 50 कंप्यूटर लैब पे जुड़े हुए हैं, और उनमें से अगर किसी का एक पोर्ट खुला हुआ है रिमोट एक्सेस पे और कहीं से भी बैकएंड पे उसको कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो रिमोट एक्सेस पोर्ट से उसको कंट्रोल ले सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज तो बतेरी होती हैं, और इसमें ये भी देखा गया है जो खास तौर से इंटरनेट बेस्ड होते हैं एप्लीकेशंस, उसमें ये लोग रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस का भी मिसयूज करते थे। तो उसको भी टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने फाइट किया है कि अगर एग्जामिनेशन स्क्रीन चल रही है तो उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ ही नहीं सकता, वो अलाउ ही नहीं करेगा, ब्लैक कर देगा उसको। लेकिन वो डिपेंड करता है कोडिंग सिस्टम पे और प्रोग्रामिंग सिस्टम पे, जिस तरह से उस एग्जाम को तैयार किया गया है। तो अभी मैं एक ऑफिसर के साथ था हमारी यूनिट के, उनके साथ डिस्कस कर रहा था, उन्होंने खुद पर्सनली वो इन्विजिलेट कर रहे थे किसी तरह के ऑनलाइन एग्जाम को, और उन्होंने देखा कि लोगों ने जो मास्क होते हैं उनके अंदर भी ब्लूटूथ हेडसेट डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे थे, जो मास्क पहन के आए थे, और उन्होंने मुझे उसका वो दिखाया। तो मतलब जो आजकल टेक्नोलॉजी का वो जिसे आप कहते हैं एक्सप्लोजन है, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे एयरबड्स आ गए हैं, वो उन लोगों ने मास्क में फिट कर रखे थे, एंड दे वर कनेक्टेड टू सम डिवाइस, और वो बाहर कहीं रखा हुआ था ब्लूटूथ से, एंड दे वर हैविंग दैट कम्युनिकेशन मास्क के अंदर। तो इन लोगों ने तरीके तो खूब निकाले, बट यस, टेक्नोलॉजी कैन फाइट टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट आई कैन से। और अगर हम कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, भले वो नेटवर्क पे हो, इंट्रानेट पे हो, या लोकल एरिया नेटवर्क पे हो, तो उसकी पेन टेस्टिंग होनी बहुत आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी प्रॉपर पेन टेस्टिंग करें, कोई भी ऐसा पोर्ट खुला ना छोड़े या कोई ऐसा एक्सप्लॉइट खुला ना छोड़े जिसको कोई भी बाहर से एक्सेस कर सके। ओके ब्रजेश जी, क्योंकि अगर मैं प्रशासनिक अमले के लिए कहूँ, और आप लोगों का पाला जरूर इस तरीके के अलग अलग मैं कहूँ कि हैकर्स के साथ पड़ता होगा, कि 2021 में एक केस आया था जहाँ पर सीबीआई ने जी मेंस एग्जाम को हैक करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। अभी ताज़ा मामला दिल्ली पुलिस का जो है वो एक विदेश के साथ यानी कि रूस में बैठे एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। ये जो एग्ज़ाम है, ये पॉसिबिलिटी जो है, या कितना मैं कहूँ कि सेफ अनसेफ अगर मैं कहूँ ऑनलाइन एग्जाम को हैकिंग के नज़रिए से? ये देखिए, दो तीन तरह की चीज़ें हैं। जैसे एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, ये सब जगह पर इंस्टीट्यूशंस उसको बड़ा स्ट्रांगली पुट डाउन करते हैं। कन्हैया जी ने भी बताया कि किस प्रकार से काउंटर मेजर्स लिए गए हैं एग्जाम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के। तो जैसे जब नॉर्मल एग्जाम होती है तो वहाँ इन्विजिलेशन या प्रॉक्टरिंग होती है कि कोई एक व्यक्ति होता है जो चेक करते रहता है कि कोई भी डिसऑनेस्ट मीन्स का उपयोग ना करे। ऑनलाइन एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ें हैं कि एनवायरनमेंट कंट्रोल आप कहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपका सेंटर है तो एक सेंटर पे आप काफ़ी एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ एग्जाम्स हैं जैसे सर्टिफिकेशंस हों या जीमैट हो या किस तरह के एग्जाम हो जो आप कहीं और से दे सकते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में घर से दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चीटिंग के जरिए वहाँ पर होते हैं। जैसे रूम में कोई हो या कोई सीक्रेट हेडफोन लगा रखा हो, ब्लूटूथ लगा रखा हो, कोई प्रोजेक्टर पे आंसर दे रहा हो, कोई और अलग डिवाइस बगल में लगा रखा हो, अपने स्क्रीन पे कुछ चिपका रखा हो। इसके अलावा इम्पर्सोनेशन होता है कि व्यक्ति पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट इम्पर्सोनेट करके किसी और को बिठा दे।
एग्जाम शुरू होने के बाद में इम्पर्सोनेशन कर ले, किसी और को चेंज कर ले। तो इसके बहुत सारे काउंटर मेजर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। जैसे रक्षित जी ने भी बताया कि हैकर्स आजकल रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज करते हैं कि वो आपको लग रहा है कि ये पर्सन सॉल्व कर रहा है, लेकिन रिमोट डेस्कटॉप से कहीं पे और भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो सॉल्व कर रहा है। काउंटर मेजर्स बहुत तरह के आए हुए हैं और अच्छे काउंटर मेजर्स हैं। इसके लिए एक पूरा प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम डेवलप हुआ है और ये थोड़े से महंगे हैं, लेकिन सब जगह मेरे ख्याल से इनका उपयोग शुरू हुआ है, जहां पर AI बेस्ड सिस्टम्स भी हैं। दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक तो जो आपके कंप्यूटर को लॉक करते हैं कि आप केवल एक स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं और किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, कट पेस्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते और कुछ खोल नहीं सकते। इसके अलावा ये होता है कि जो कैमरा होता है वो कंटिन्यूसली ऑन होता है। हाई क्वालिटी माइक्रोफोन ध्यान रखता है कि आप कुछ पन्ने पलट रहे हैं क्या, या आप कुछ फुसफुसा रहे हैं क्या। कैमरा ये भी ध्यान रखता है कि आपका आंखों का फोकस जो है वो कहीं चेंज हो रहा है क्या। तो अगर अटेंशन में कोई चेंजेस आते हैं तो वो कैटेगरी वाइज इसमें पता होता है कि ये क्या कर रहा है, या क्या दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ये और कुछ कोशिश कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, या ये ऑडियो से कोई तरह का आंसर कहीं से ले रहा है। तो ये सारे डिटेक्शन AI के थ्रू भी किए जा रहे हैं और ये अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। लेकिन जैसे रक्षित जी ने कहा कि इसका रेड टीमिंग या पेन टेस्टिंग जरूरी है कि जैसा भी इस तरह का आप कोई सॉफ्टवेयर लगाएं तो इनफैक्ट इसको टेस्ट कर लें, इसको हैकर बच्चों को लाए और बोले कि आप मुझे ब्रीच करके दिखाइए। अदरवाइज आप देखिए तो यूट्यूब पे इसके पूरे वीडियोस चल रहे हैं, इसके ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, आर्टिकल्स चल रहे हैं, सर्विसेज हायर पे दी जा रही है, लोग हायर करने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम आपके बदले में एग्जाम देते हैं। और मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि इस पे पुलिस की और एजेंसियों की नज़र है। वो देख रहे हैं कि कौन लोग इस तरह के डार्क वेब से लेके फोरम पे, यूट्यूब पे कौन लोग इस तरह की सर्विसेज एडवर्टाइज कर रहे हैं, और कभी ना कभी डेफिनेटली ये लोग पकड़े जाएंगे। तो जो लोग इस तरह का अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो आपका भी नाम बताएंगे, ये आपने ख्याल में रख लेना है। कविल जी। रक्षित, ये जो एक बात आ रही बार बार कि दूर बैठा कोई शख्स एग्ज़ाम देने वाले शख्स की जगह पर ऑपरेट करता, वहाँ से ये कंट्रोल करता है, ये जैसा कि कहा कन्हारे साहब ने, इस एनवायरनमेंट में यानी कि जो क्लोज एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी क्या मुमकिन है, कितना इसके चांसेस होते हैं? और इस तरीके के केसेस क्योंकि बहुत सारे सुनने में आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। ना अभी एक इसी सिमिलर केस में हमने ऑपरेट किया था। मेरे को मतलब आई वाज असिस्टिंग वन ऑफ द केसेस, और वहाँ बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन थी कि सिर्फ पेपर पुश करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती थी, और उसके बाद जब वो सब लैन पे चलता था, इंट्रानेट पे चलता था, और उसके बाद जब सारे टर्मिनल सबमिशंस करते थे तब उनको नेट कनेक्टिविटी दी जाती थी। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकली जब इस पे ऑपरेट किया तो देखा कि वहाँ नेट कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट किया ही नहीं गया था। तो जब नेट डिस्कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो बाहर से एक्सेस बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जैसे हमने अपने नॉर्मल साइबर क्राइम्स में, विजय सभी इस बात को वो करेंगे कि इतने केसेस देखे हैं जो आजकल रिमोट एक्सेस टूल्स डाउनलोड करा लेते हैं कस्टमर सपोर्ट के नाम पे, जैसे कि टीम व्यूअर है या एनी डेस्क है, सालों से चले आ रहे हैं ये ऐप्स। कभी भी किसी के सिस्टम में दिक्कत होती थी, अब मैं दिल्ली बैठा हूँ, वो बॉम्बे में है, उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से बैठ के ठीक कर देता था। उस तरह के कई मैं कहूँगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनको मोल्ड किया गया है। दे आर नॉट डायरेक्टली दोज टूल्स जो यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ उनको रिमोट एक्सेस मिल जाता है दूर से, और वो हम लगता है कि एग्जाम मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसका माउस का कंट्रोल और ऑप्शंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। यहाँ तक कि स्क्रीन को भी वो लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो वो स्क्रीन भी देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे इस समय क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और जैसा सर ने पहला पॉइंट कहा कि जो मतलब एक वो इंटेंशन होती है वहाँ पे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ ये सेंटर में एग्जाम हो रहा है वो उस आदमी की इंटेंशन ही मिलिशियस है और वो पहले से कहीं से टाइड अप है, तो हम उसने इंटरनेट कनेक्ट किया नहीं किया, डिस्कनेक्ट किया। यहाँ तक कि हमने देखा है कि लोग व्हीकल में घूम रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन अ व्हीकल, दे आर यूजिंग एन इंटरनेट डोंगल एंड अ लैपटॉप, और वो सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एंड दे आर असिस्टिंग देयर प्लांटेशंस। उनके जो अंदर प्लांटेशंस हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस में। इस तरह की भी ऑपरेशंस देखें। कनारे सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और जब किसी एक एजेंसी की बात होती है तो एजेंसी अपने हिसाब से तमाम वो गाइडलाइंस या फिर मैं कहूँगी सेफ्टी मेजर ज़रूर लेती है,
लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए लोकल स्कूल, कॉलेजेस या फिर जो मैं कहूँ कि अलग अलग सेंटर्स हैं, उन पे डिपेंडेंसी होती है, तो ये सिस्टम पूरी तरीके से फुल प्रूफ कितना है? जी हाँ, जब हम किसी भी सेंटर को लेते हैं, केवल एनटीए नहीं, कोई भी अच्छी एजेंसी जब परीक्षा कराती है तो कभी भी सारे इन्विजिलेटर उस सेंटर के नहीं रखे जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हर रूम में अगर एक इन्विजिलेटर उस सेंटर का है तो एक इन्विजिलेटर दूसरे सेंटर से आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो सर्वर है, सर्वर पर एक ऑब्जर्वर परीक्षा कराने वाली एजेंसी का होता है और एक टेक्निकल एजेंसी का होता है। इसी तरह से कुछ इन्विजिलेटर ऐसे रखे जाते हैं जो कैंपस में घूमते हैं और ये निगाह रखते हैं कि कोई ऐसे बाहरी लोग अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। एक और प्रयास ये किया गया है कि जब कोई छात्र अपने पानी पीने या किसी काम से बाहर जाता है तो एक कलर बैंड आजकल यूज़ करने लगे हैं। तो उसके हाथ, जिसका पहले से उसको पता नहीं होता है, हर सेंटर का कलर का पैटर्न अलग अलग होता है और वो पैटर्न हर शिफ्ट का भी अलग होता है। तो अगर कोई छात्र चाहे भी कि वो एक बार बाहर चला जाए और दूसरे कमरे से कोई आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर जो सिस्टम में कैमरे लगे हैं वो बार बार उसकी फ़ोटो लेते रहते हैं, तो ये संभव नहीं है कि कोई दूसरा छात्र आके परीक्षा दे दे। जैसा अभी बताया कि कुछ कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्शन था, जी। तो जो अच्छी एजेंसीज हैं परीक्षा कराने वाली, वो एक दिन पहले उस सेंटर को टेकअप करती हैं और सारे मशीन की जांच करती हैं, सर्टिफाई करती हैं और उनके सर्टिफाई करने के बाद ही उस सेंटर को फाइनली परीक्षा के लिए लिया जाता है। ऑनलाइन मैं कहूँ कि सोशल मीडिया में ऐसे तमाम प्रचार तंत्र और उनके ऐड पड़े हुए हैं कि आप सर्विसेज लीजिए। क्या इस तरह के एडवर्टीजमेंट को या उनके प्रमोशन को रोकने के लिए कोई इस तरीके का रूल या फिर लॉ नहीं, जिसके चलते ये इतना ज़्यादा ओपन होता जा रहा है बाज़ार में? और इसकी डिमांड होगी, जाहिर है कि अब नकल से अगर जिसको पास होना है, नकल के ज़रिए जो किसी एक टारगेट को अचीव करना चाहता है, उनके लिए तो ये बाज़ार अच्छा है। प्रॉब्लम देखिए इंटरनेट पर यह है कि जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स प्रमोशन काउंसिल के जो गाइडलाइंस हैं वो अभी भी कैसे लागू की जाए इन इंटरमीडियरीज पर, ये क्लियर नहीं हुआ है। जो बड़ी इंटरमीडियरीज हैं उनको तो अभी जो सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। और इनफैक्ट एथिकल एडवर्टाइजिंग की भी बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है कि आप क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं। और इस तरह की सर्विसेज तो इनफैक्ट एडवर्टाइज करना प्योरली क्रिमिनल इंटेंट है, तो ये तो स्पेसिफिकली बिना किसी गाइडलाइंस के भी इन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए और की जा रही है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंस के तौर पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लोग हैं, इनको बाद में डिकॉय भेजा जा सकता है, इनके पास में आप पुलिस से ही लोग भेज सकते हैं। जैसा कि रक्षित जी बता रहे हैं, ऑपरेशंस हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पर उन्होंने पुलिस वाले को भी बना के भेज दिया स्टूडेंट कि आप जाइए इनसे पूछिए, उनको लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और पूरा का पूरा एविडेंस इसमें मिलता है। एविडेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नेटवर्क लॉग्स मिलते हैं, फोरेंसिक्स मिलते हैं, अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया हो तो वो मिलता है, मनी ट्रेल मिलता है, उसके बाद में कोई कम्युनिकेशन किया हो, व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ पे कम्युनिकेशन किया हो तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगेन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह का डिसऑनेस्ट मीन्स यूज़ कर रहे हैं वो इस बात को सर्टेनली दिमाग में रखें कि आपको शायद आज नौकरी मिल जाएगी इस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे, लेकिन 3 साल बाद केस खुलेगा, उस केस में आपके पूरे के पूरे डिटेल्स मिलेंगे और आपकी नौकरी और इज्जत दोनों जाएगी, साथ में आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। आईटी एक्ट में बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, अगर आप देख लें तो 66C वगैरह में, 66D में इम्पर्सनेशन के बारे में बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। इसमें जेल टर्म भी है, फाइन भी है और आपके मतलब रेपुटेशन, नौकरी, इसमें सब कुछ जाएगी। ये तो पक्का है कि जो व्यक्ति इस तरह का एडवर्टाइज कर रहा है वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। एंड ये समझ लेना चाहिए लोगों ने कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कभी ना कभी तो ऐसे इम्पर्सोनेटर पे, फ्रॉडस्टर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि एकेडमिक डिसऑनेस्टी ना करते हुए प्रॉपरली पढ़ाई करें और ये इन चीज़ों में दिमाग लगाने के बजाय पढ़ाई करके अपने एग्जाम को पास करें। कविन जी। जी रक्षित, क्योंकि अगर हम भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के कंपैरिजन को देखें, ये जो ट्रेंड है इस तरीके से ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में जो भी ये केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर जो है, वो किस तरीके से बदल रहा है और क्या विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं वहाँ पर इसका ट्रेंड कहीं ज़्यादा है
और रूल्स के मामले में जैसा कि कहा हमारे सहयोगी ने कि जो चीज़ें या जो कानून है वो अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग हैं, कहीं उसमें कुछ लूपहोल्स हैं जिसके ज़रिए दूसरे देश में बैठा शख्स किसी तीसरे देश में अपने इस काम को अंजाम देने में सक्षम हो पाता है, सफल हो पाता है। 2 साल में कोविड की वजह से तस्वीर बदली है ना। ये 2 साल का एक वो ट्रांजिशन फेज है जो हमने देखा है। उससे पहले हमारे यहाँ ऑफलाइन एग्जाम्स थे, पेपर एग्जाम्स थे, पूरे पूरे सेंटर में एग्जाम्स होते थे। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। जब भी कोई हम एक नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो उसके ये हिकअप्स हमारे सामने आते हैं एंड वी हिट एंड लर्न वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। ये हमने अब देखा है जाके। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि पूरा उन देशों में नहीं हुआ है, ये बिल्कुल हुआ होगा और होता है। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट और सोनी और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को नहीं छोड़ा है, उनके डेटा ब्रीचेस होते हैं। तो साइबर थ्रेट तो अपनी जगह है ही इंटरनेट के, और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ये हो रहा है। हाँ, हम लोगों के लिए ये 2 साल के अंदर जो हमारे सामने चैलेंज आया और उसको हमने पूरा किया। हमने बच्चों की कॉलेजेस की एजुकेशन रुकने नहीं दी, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया और उसमें चूंकि असेसमेंट और टेस्टिंग ज़रूरी था तो उसके लिए भी हमने तरीके निकाले एंड वी लर्न विद आवर एक्सपीरियंसेस। मैंने जैसे शुरू में एक लाइन बोली, टेक्नोलॉजी को फाइट करती है, और अब हम उसी टेक्नोलॉजी से इस तरह के ईवल्स को फाइट करेंगे, उसके कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। मैं यहाँ एक बात और रखना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जो भी अपना ये ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेथड बनाते हैं और उसको पुश करते हैं, उसकी भी बहुत ज़रूरी है पेन टेस्टिंग होना। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी रखना, बिकॉज हम जिस तरह से देख रहे हैं डेटा ब्रीचेस होते हैं। तो अभी तो हम हैकिंग और ऑनलाइन चीटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऑनलाइन पेपर लीक्स भी हो सकते हैं। जब आपको पता है कि कंप्यूटर, और मेरे पास एक लॉकडाउन में केस आया भी जिसके अंदर एक मैं समझता हूँ बदमाश बच्चे ने ये हरकत की होगी। उसने एग्जामिनर को अपने ही इंस्टीट्यूशन के हेड के नाम से ईमेल भेज के पेपर मंगा लिया और एग्जामिनर ने भेज भी दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये जो ईमेल आईडी है ये हमारे हेड की ईमेल आईडी है, और वो जबकि एक स्पूफ था। और उस वजह से उस इंस्टीट्यूशन का जो इंटरनल क्वेश्चन बैंक, पेपर बैंक था, वो मिसयूज हुआ, लीक हो गया एक तरह से, सीधी सीधी भाषा में। तो साइबर हाइजीन और साइबर थ्रेट अपनी जगह है। इसमें ये नहीं कहना कि इसे हिंदुस्तान के इसलिए ये नई चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये विदेशों में भी हुआ है। और इस साइबर क्राइम या कोई भी ऐसे ऑनलाइन अटैक की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो वो हैकर जैसा वो रशिया में क्लेम कर रहा है, हो सकता है वो इंडिया में ही बैठा हो लेकिन अपने आप को रशिया का दिखा रहा हो, ऐसे भी हमने केसेस देखे। तो there are no boundaries on these kind of attacks, but yes, we learn with experience and I think it is now high time, अगर हमें ये फिर पैटर्न आगे फॉलो करना है और इसके हमें एडवांटेजेस दिख रहे हैं, तो हमें इसी टेक्नोलॉजी से, जैसा ब्रिजेश सर बता रहे थे कि आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको फाइट करने के लिए, कि वो ये तक देख लेंगे कि मेरा कितना इंटरेक्शन हो रहा है कैमरे में, आईज कितना फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है उस पर। तो बल्कि एक एप्लीकेशन बना था एडवर्टाइजिंग को लेके कि आपका एडवर्टाइजमेंट देख के कैसा रिएक्शन होता है। इस तरह की जब AI बेस्ड टूल्स बन रहे हैं तो आई थिंक वी विल बी एबल टू फाइट दिस ईविल आल्सो। ओके, एक आखिरी सवाल कनारे साहब आपसे, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो आप लोगों को करनी है, उसके बाद रिजल्ट भी इस पर निर्भर करता है, और जिस तेज़ी के साथ सिस्टम बदल रहा है जिसका जिक्र हमारे 2 पैनलिस्ट ने किया है, उस तेज़ी के साथ एजेंसियों को अपने तमाम सिस्टम को हाईटेक करना होगा, उसके साथ चलना होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। जी, सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी भी टेक्निकल फर्म को हायर करते हैं तो कोई भी संस्था हो, केवल L1 पे नहीं जाना चाहिए। L1 से अगर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एजेंसी हमारे लिए एग्ज़ाम कराएगी तो हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें। हमें अपने पैरामीटर पहले सेट करना रहते हैं। मैं केवल NTA के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। जी, तो किसी भी राज्य में जब परीक्षा होती है तो पहले से ये तय होना चाहिए कि हम क्या नियम बना रहे हैं, और जो नियम बनते हैं उस प्रोटोकॉल का 100% पालन होना चाहिए। जब तक सिस्टम के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी कंप्रोमाइज़ ना करे, कोई भी हैकर परीक्षा के पर्टिकुलर केंद्र पे, पर्टिकुलर लैब में, पर्टिकुलर मशीन को हैक नहीं कर सकता जब तक कि उसको समुचित जानकारी अंदर का कोई आदमी ना दे। इसलिए सेंटर तय करते समय, सेंटर के सैनिटाइज करते समय, पेपर पुश करते समय
इसके बाद उसको डिक्रिप्ट करते समय, और जब वापस आंसर शीट आती है नेट कनेक्टिविटी के साथ, उसको देखते समय, और सबसे लास्ट में एक प्रिकॉशन हम लोग और भी लेते थे पहले कि पेन ड्राइव में उसकी कॉपी कराते थे उस सर्वर से, और एक कॉपी मेल से भेज देते थे, और उन दोनों को फिर सिक्योरिटी लैब से चेक कराते थे। तो अंतिम लेवल पर भी ये हो जाता है, सुनिश्चित कर पाते हैं कि बाद में भी तो कोई टेम्परिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे सारे सुरक्षा के प्रबंध यदि कोई भी एजेंसी करती है तो मुझे नहीं लगता कि टेम्परिंग हो पाएगी, और मेरा विश्वास है कि एनटीए बहुत अच्छी तरह परीक्षा आयोजित करेगा और किसी प्रकार का ब्रीच नहीं हो पाएगा परीक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि असल में ऑनलाइन परीक्षा के दरमियान ये जो हैकिंग का मसला है ये कितना चिंताजनक है, और हमारी जो तमाम संस्थाएं हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराती वो कितनी तैयार हैं, और कैसे हम इस सिस्टम को और ज़्यादा फुल प्रूफ बना सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।